चालू कर दें? चलो शुरू करते हैं। हाँ भाई, पढ़ रहे हो आजकल? क्या नया कर लिया? अब तो टाइम मिल गया था कल से आज तक का, कुछ नया पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, पी ब्लॉक कर लो एक बार। पी ब्लॉक के सारे क्वेश्चंस जितने बार भी हैं वो कर लो एक बार, ठीक है ना। अच्छा जी, चलो फिर करते हैं। लास्ट क्लास में यानी कल ना, कल कहाँ तक कर लिया था हमने? कल हमने कर लिया था ओजोन, ऑक्सीजन भी कर ली थी, ओजोन भी कर ली थी। मैं थोड़ा सा और आइडिया बता देता हूँ कि देखिए, जब ऑक्सीजन की प्रिपरेशन मेथड करते हैं तो ऑक्सीजन में क्या होता है कि मेटल डिकम्पोज होते हैं तो उनके हिसाब से ऑक्सीजन मिलती है। इसको क्या बोलते हैं? मेटल ऑक्साइड। और जैसे हमने देखा था हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज करने पे मिला था। इसका इंडस्ट्रियल मेथड क्या थी? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रॉम नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन से, उस तरीके से थी। ठीक है ना। ये रिएक्शन नहीं करता है नोबल मेटल से, नहीं करता है। कौन सा? प्लेटिनम एंड गोल्ड है, उसके हिसाब से ये रिएक्शन नहीं करता। बाकी सारे मेटल्स एंड नॉन मेटल से रिएक्शन करता है, दो को छोड़ करके। वो क्या है हमारे पास? नोबल मेटल्स हैं। एंड देन हमने देखा था कि ये पैरामैग्नेटिक होता है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ओजोन भी कर लिया था। ओजोन क्या है? प्रिपरेशन मेथड की थी पहले तो। एक ही प्रिपरेशन मेथड है, क्या है? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्रॉम ऑक्सीजन। और ये कैसी होती थी? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती थी। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि जो ओजोन है, अच्छा, ओजोन की 3 फेज़ों में पाई जाती है, सारे बच्चे जानते हैं। कौन कौन सी फेज़ हैं? जैसे मान लीजिए अगर ये गैस फॉर्म में पाई जा रही है तो हम क्या कहते हैं? ओजोन इज पेल ब्लू गैस, अगर ये गैस फॉर्म है। ठीक है। मान लीजिए अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो हम लोग क्या बोलते थे उसको? डार्क ब्लू लिक्विड। ये लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, याद रखना है, ध्यान रखनी है चीज़ें। अगर ये सॉलिड में है तो क्या बोलते थे उसको? वॉयलेट ब्लैक सॉलिड। तो ये जो है वो 3 फॉर्म में पाई जाती थी, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। और डिफरेंट कलर की होती है। पेल ब्लू होती है तो गैस होती है, डार्क ब्लू होती है तो क्या होता है? लिक्विड होता है, वॉयलेट ब्लैक होती है तो क्या होता है? सॉलिड होता है। ठीक है, ये 3 फॉर्म्स हैं। और कल जैसा कि हमने देखा था, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन हम लोग अप्लाई करा रहे थे। थर्मोडायनामिक इक्वेशन क्या होता है कि किसी भी क्राइटेरिया, एक थर्मोडायनामिकली स्पॉन्टेनियस क्राइटेरिया को डिफाइन करता है कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। इसमें क्या होता था? रेन फोर्स लग रहे थे, 2 रेन फोर्स अपोजिटली लग रहे थे। विच वन? मीन्स चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन एंट्रोपी। तो दोनों जो है एक की वैल्यू और इंक्रीज़ करती जा रही थी, एक की वैल्यू क्या हो रही थी? डिक्रीज़ करती जा रही थी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी जिसकी वजह से चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी हाईली नेगेटिव होती जा रही थी। ये यहाँ तक हमने कर लिया था। उसके बाद देखा था कि भाई इसका ओजोन का टेस्ट कौन सा हो, टेस्ट कौन सा होता है? टेस्ट नहीं, टेस्ट। ओजोन का जो टेस्ट होता है वो कौन सा वाला होता था? टेलिंग टेस्ट। अच्छा, नेक्स्ट वाली बात ये थी, एस्टिमेशन ऑफ ओजोन को हम लोग कैसे करते थे? पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस के थ्रू हम एस्टिमेट करते थे, जिसमें हम लोग सोडियम थायोसल्फेट यूज़ कर रहे थे। वहाँ तक शायद हमने कर लिया था। और H2SO4 भी कर रहे थे, है ना। तो देखो, शायद H2SO4 कुछ रह गया था। अगर हम बात करें H2SO4 की, तो H2SO4 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले क्या था? बर्निंग ऑफ सल्फर एंड सल्फाइड। और सेकंड वाली प्रोसेस स्टेप्स क्या होती थी? कन्वर्जन ऑफ SO2 इंटू SO3 बाई यूजिंग ए कैटलिस्ट। और कौन सी वाली प्रोसेस में? कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अकॉर्डिंग बेनेडियम पेंटाऑक्साइड इसमें यूज़ कर रहे थे। थर्ड वाली प्रोसेस हमारे पास क्या थी कि जैसे मान लीजिए जो सल्फर ट्राई ऑक्साइड बना है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड को H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं तो ओलियम बनता है। ओलियम को फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पर H2SO4 बनता था। कल मैंने आपको ये भी बताया था
एक आध बच्चे के दिमाग में ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि भाई जब हम H2SO4 बना रहे हैं तो पहले से ही हमने क्यों ले रखा है। तो इसमें SO3 जो बना उसमें वाटर यूज़ करते हैं पहले, फिर थोड़ा सा जो H2SO4 बनाया है हमने उसको फर्दर ओलियम में कन्वर्ट करते रहते हैं, और ओलियम जो है वो फर्दर H2SO4 में कन्वर्ट होता रहता है। और ये जो दोनों प्रोसेस हैं वो साइमल्टेनियसली होती रहती हैं, जिसकी वजह से ये इकोनॉमिकली काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, हमने यहाँ तक कर लिया था, और कुछ शायद इसकी प्रॉपर्टीज़ भी कर रहे थे। जैसे अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये H2SO4 इज़ कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है। ठीक है, डेंस होता है बेसिकली, तो काफ़ी लिक्विड डेंस होता है। ठीक है, और इसकी हम लोगों ने कहा था कि भाई जैसे मान लीजिए वाटर में रिएक्शन कराते हैं तो वाटर में रिएक्शन हो करके कॉन्जुगेट बेस टाइप में बनाता है, लाइक एज द HSO4 एंड SO4। तो कल मैंने बताया था आप लोगों को कि जो Ka1 की वैल्यू है, यानी एसिडिक कांस्टेंट जो HSO4 में आ रहा है, फर्स्ट टाइम जो ये डिसोसिएट हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम डिसोसिएट होने में जो Ka1 बनेगा उसका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू Ka2 से। रीज़न क्या था? क्योंकि उसमें H बॉन्डिंग हो जाती थी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। और इस H बॉन्डिंग को हम इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग के नाम से जानते थे, बिकॉज ऑफ वहाँ पे कोई दूसरे मॉलिक्यूल्स तो टेक पार्ट नहीं करते थे, उसी का दूसरा हाइड्रोजन उसके साथ इंट्रामोलिकुलर बना लेता था। अगर कोई H बॉन्डिंग सेम मॉलिक्यूल्स में होती है, आप लोग जानते हो इंट्रा होती है, अगर कई सारी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होती है यू कैन से इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था। और देखो H2SO4 की साइज चल रहे थे यहाँ से, मे बी यहाँ तक हमने किया था, है ना। देखिए जो H2SO4 होता है ये एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। डिहाइड्रेटिंग सारे बच्चे जानते होंगे, वाटर का रिमूवल करता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर। जैसे मान लीजिए एक प्रोसेस है हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें हमने क्या किया, H2SO4 का यूज़ किया। H2SO4 के यूज़ करने पर ये क्या करेगा, एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाटर रिमूवल कर देगा। वाटर रिमूवल किया करेगा तो दिस वन, और हमारे पास कौन कौन सी गैसें अलग से इवॉल्व होंगी, CO2 अलग बना हमारे पास, ठीक है, CO अलग बना प्लस H2 अलग बना। ठीक है, एक जो है चेयरिंग प्रोसेस होती है जिसको आप लोग जानते हो, ये सुक्रोज है हमारे पास C12H22O11। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे H2SO4 हमने डाला तो इसमें से ये वाटर का रिमूवल कर देती है, एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम करता है। तो जितने कार्बन है उतना तो हमारे पास कार्बन बन गया, ठीक है, और ये कितने हमारे पास 2, यानी कि 11H2। ठीक है, क्योंकि देखिए 11 ये है, इसका ट्वाइस मतलब आप जान रहे हो 11 2 जा 22। तो ये प्रोसेस जो है नीचे वाली प्रोसेस को, जब सुक्रोज को बर्न हो जाता है, सुक्रोज में से वाटर निकल जाता है बर्न करने पर, जलाने पर, इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो वहाँ पर जो कार्बन बन जाता है उसको हम लोग इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं चेयरिंग, या यू कैन से चेयरिंग एक्शन ऑफ शुगर। ठीक है, अच्छा ये चीज़ आपको समझ में आई कि एक तो ये एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं हम लोग इसको, और H2SO4 जो यूज़ होता है कंसनट्रेटेड H2SO4 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग की, कई बार मेडिकल में क्वेश्चन आ चुका है। अब जैसे कॉपर है, ठीक है, मैं नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर बैलेंस नहीं करूँगा, आपको ध्यान रखना है कि अब ये जिसकी जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है वो किसी न किसी में और कन्वर्ट हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा अगर ऑक्सीडेशन होगा तो इसका, तो यहाँ पे क्या बना लेगा CuSO4 प्लस H2। तो वहाँ पे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएंगे, 4 रिएक्शन लिखी होंगी, 4 रिएक्शन में किसी का नंबर चेक कर लेना आप लोग,
अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है तो वो प्रोसेस जो है ऑक्सीडेशन वाली नहीं बोली जाएगी, और वहाँ पर H2SO4 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम नहीं करेगा। मान लीजिए यहाँ पर जो कॉपर है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो रही है 0, और यहाँ पर आने वाले की कितनी हो रही है +2। तो ऑल स्टूडेंट नो अबाउट कॉपर दैट कॉपर अंडरगोज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जब कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कर कौन रहा है, H2SO4 कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये, जैसे मान लीजिए कोई कार्बन की रिएक्शन आपको दे दी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, तो CO2 में कन्वर्ट कर देगा। जो बच्चा वो ध्यान रखना है, ठीक है, इस तरीके से। तो कहने का मतलब क्या समझ में आया आपको कि कोई रिएक्शन आपको अगर 4 गिवन है तो उसमें आप लोग ये चेक कर लीजिएगा कि कहीं, जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन आपको ऐसा करके दूं और मैं किसी बच्चे से पूछूं कि बताइए इन 4 प्रोसेस में किस में ये H2SO4 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम नहीं कर रहा है। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि बताइए इसमें किस में ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम नहीं कर रहा है, कौन बच्चा बताएगा, बताओ, कोई बच्चा बता रहा है? बताओ बताओ, किस में ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा? काम नहीं करेगा, करेगा नहीं, काम नहीं करेगा। इन रिएक्शन में से किस में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम नहीं करेगा? कोई बच्चा बता रहा है? तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है, ठीक है, +4 हो रही है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है हमारे पास +2, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है +2। यानी कि जो थर्ड वाली रिएक्शन देख रहे हो आप लोग, यहाँ ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम नहीं कर रहा है। जबकि यहाँ पे कितनी है +4 है, इधर कितनी हो जा रही है +6 है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब 3 में देखें आप 1, 2 एंड 4, इसमें जो ये H2SO4 है इट एक्ट एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिसाइड्स या एक्सेप्ट 3, 1। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारे पास, थर्ड वाला जो आंसर होगा उसमें H2SO4 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम नहीं कर रहा है। चलिए देखिए नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें H2SO4 की, तो इट गिव एडिशन रिएक्शन। इट गिव एडिशन ना करके हम लोग इसको थोड़ा सा करेंगे, इट गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब जैसे कौन कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती होंगी, मैं अगर आपसे पूछूं कौन सी रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन में आती होंगी इसकी, देखिए मान लीजिए हमारे पास H2SO4 है, ठीक है, बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो देखो सारे बच्चे जानते हैं कि ये जो PCl5 होता है या PCl3 होता है ये डिस्प्लेस कर देता है, तो यहाँ पर एक क्लोरीन लग जाएगा। तो जब कहीं पर भी एक को रिमेनिंग रखो, एक को ऐसा करके हो सकता है 1 by 1 करके होगा। जैसे मान लीजिए 1 टाइम ही नहीं होगा, पहली बार ये बना, फिर साइड प्रोडक्ट तो आप इसके साथ जानती हो POCl3 बनेगा, प्लस क्या बनेगा HCl बनेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लीजिए अगर यहाँ से उसने दोनों ही निकाल दिए, तो जब यहाँ से हमने दोनों निकाल देंगे तो उस केस में हमारे पास क्या होने वाला है बताओ, यहाँ भी Cl आ जाएगा, यहाँ भी, इस तरीके से। लेकिन ये नंबर जो देख रहे हो ना आप, ये नंबर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 2 POCl3 + 2 of HCl बनेगा।
इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए अगर आपको 1 मोल में दे रखा है तो 1 मोल के हिसाब से आंसर लाना है। अब ये अगर दोनों मोल इसके निकाल दिए जा रहे हैं तो फिर आपको साइड प्रोडक्ट पूछेगा कि कितने मोल बनेगा। तो अगर ये दोनों यहाँ से डिस्प्लेस हो रहे हैं उस केस में ये 2 मोल्स होगा, उस केस में ये भी 2 मोल्स होगा। यहाँ पे आपको मोल्स का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम लोग बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें इसकी H2SO4 की, एक ये हो गया हमारे पास। तो क्या कर रहा है, ये डिहाइड्रेशन करने के काम में लाया जाता है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में यूज़ किया जाता है। और कई सारे ऐसे मेथड होते हैं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड के और H2SO4 दे रखा है, तीनों ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर बात की जाए कि भाई इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा होता है या H2SO4 कहाँ पे आएगा, तो ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा का अगर हम केस देखें तो सबसे पहले HNO3 होता है, उसके बाद H2SO4 होता है, फिर उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड होता है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, उसके बाद H2SO4 हो गया, देन आफ्टर उसके बाद H3PO4 हो गया। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की टेंडेंसी क्या होगी तो इस तरीके से होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, ये हमारा खत्म हो गया। अब करते हैं H2S। H2S की अगर हम लोग बात करें जनरल प्रिपरेशन मेथड की, तो जनरल प्रिपरेशन मेथड में क्या होता है, ये वैसे तो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन कभी कभार क्वेश्चन इनसे आ जाते हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए हम करेंगे H2S। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, अब ये कैसे प्रिपरेशन होती है इसकी, FeS प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ करते हैं इसमें। अब आप खुद से देखिए, मान लीजिए इससे यहाँ से H2 चला जाए, यहाँ से S चला जाए, तो H2S तो बना हमारे पास और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, FeSO4। एक चीज़ और कि इस जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग प्रिपरेशन मेथड को बनाने में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किप्स एपरेटस, ठीक है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने देखा होगा लैब में आपके में जो हुक्के टाइप का होता है, वाइट कलर का होता है, वो उस तरीके से होगा, उसको किप्स एपरेटस बोलते हैं। और जब तक ये H2S गैस बनती नहीं है तब तक तो सारे बच्चे प्रैक्टिकल वगैरह थोड़ा देखते रहते हैं, लेकिन जिस समय ये बन जाती है वैसे ही लैब छोड़ के निकलने लगते हैं। ऐसा क्या ऐसा रीज़न है जो लैब छोड़ के भागना शुरू कर देते हैं बच्चे, ठीक है, क्योंकि इसमें रॉटन एग स्मेल आती है। ध्यान रखिएगा, जो फॉस्फीन गैस है, फॉस्फीन गैस में रॉटन फिश स्मेल गैस होती है, इसमें रॉटन एग स्मेल गैस होती है। तो हमारे पास एक ही बनाने की प्रिपरेशन मेथड होती है। इसमें FeS के सॉलिड फॉर्म कर लेते हैं, उसको किससे रिएक्शन कराते हैं, इससे कराते हैं, H2S बन जाती है। और ये जो है किस में करते हैं हम इसको, किप्स एपरेटस में। अगर बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ की, इट इज़ द कलरलेस एंड रॉटन एग स्मेल गैस, ठीक है। सेकंड थिंग ये है, इट इज मॉडरेटली, ठीक है, मतलब बीच की, जिसको बोल सकते हैं ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा कम ना ज़्यादा, बीच की, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मॉडरेटली। इट इज मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर। बट एक चीज़ जो अब आपको समझनी है इसके आगे वाली लाइन, ये तो ठीक है कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये मॉडरेटली सॉल्युबल होती है, लेकिन जो आगे वाली लाइन है अब इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज करते हैं वैसे वैसे इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करती जाती है। बट
ऑन राइजिंग द टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो थर्ड वाला पॉइंट क्या है, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि बताओ H2S का कौन सा टेस्ट होता है या कौन सा टेस्ट हम करते हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो H2S का टेस्ट किया जाता है वो लेड एसीटेट टेस्ट होता है, ठीक है, जिससे हमें कंफर्म होता है कि अच्छा ये H2S है या नहीं। तो लेड एसीटेट टेस्ट होगा। लेड एसीटेट टेस्ट कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दिस इज द लेड एसीटेट। अब लेड एसीटेट है, हमने H2S की रिएक्शन कराई, तो यहाँ पर जो PBS है उसका ब्लैक PPT बनेगा, ब्लैक प्रेसिपिटेशन बनेगा। साइड में हमारे पास ये एसिटिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि H2S जो होती है वो किसका टेस्ट देती है, वो लेड एसीटेट टेस्ट देती है। ब्लैक PPT से कंफर्म हो गया कि इसमें हमने जो डाला हुआ है वो कौन सा है, H2S है। अब अगर मैं बात करूं किसी बच्चे से कि भाई बताओ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि या रिड्यूसिंग करेक्टर दिखाता है, तो ये कैसा होता है बताओ, इट्स अ रिड्यूसिंग इन नेचर या इट्स सो रिड्यूसिंग करेक्टर। अब देखिए रिड्यूसिंग करेक्टर का मतलब क्या है, मान लीजिए कहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है तो उसको कम कर देगा, कहीं पर रिडक्शन का मतलब समझ रहे हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछ ले, H2S गिवन है आपको कि बताओ भाई इसका प्रोडक्ट क्या होगा। अब अगर इसके बारे में आपको नहीं मालूम है तो आप इसका प्रोडक्ट नहीं बता सकते, लेकिन अगर आप जानते हो इसमें कि जो H2S है वो किसकी तरह एक्ट करती है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करती है, तो यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी हो रही है, +3। अब जो बनने वाला है वो कौन सा बन जाएगा, +2। क्यों बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये रिडक्शन करेगी। रिडक्शन का मतलब क्या है समझ रहे हो आप लोग, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितनी है, +3, वहाँ पे कितनी आ गई, +2, दैट इज कॉल्ड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब साइड प्रोडक्ट तो बनेगा इस तरीके से, ठीक है। तो अब कलर का भी चेंजेस होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या है, जैसे ग्रीन बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे कोई दूसरा कलर होता है, कलर भी चेंजेस हो जाते हैं। कब जब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है तो उसके केस में, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन से उसका कलर भी चेंज होता है, तो जो भी इसका कलर है वो कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये किसकी तरह एक्ट कर रही है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक और ले लेते हैं कोई एग्ज़ाम्पल, जैसे इसमें SO3 में हमने डाल दिया, ठीक है, H2S को, तो यहाँ पे क्या बना लेगी बताओ, ये रिड्यूसिंग कर देगी, इसको रिड्यूस कर देगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम में लाई जाती है, क्या चीज़, H2S, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है हमारे पास, +6, यहाँ पे कितनी हो गई, +4। साइड प्रोडक्ट आप जानती हो, H2O + S1, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे पास H2S के बारे में, किस तरीके से होती है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करती है, और इसका टेस्ट कौन सा होता है, लाइक दिस। कभी कभार क्वेश्चन आ जाए तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट करते हैं SO2। SO2 मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि खुद में ही ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों का काम कर रही होती है, तो इसलिए खुद इम्पोर्टेंट है। प्लस H2SO4 बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है, इसकी कैसे प्रिपरेशन मेथड होती है। तो देखिए सबसे पहले S+O2 या फिर ले लेते हैं एयर, S+O2 या एयर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, SO2। तो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड हमारे पास ये होती है इसकी। सेकंड वाली क्या है, जैसे मान लीजिए मेटल के कोई सल्फाइट हैं, सल्फेट नहीं सल्फाइट हैं,
या फिर बाइसल्फाइड हैं, उनकी रिएक्शन करते हैं किससे, HCl से, वो लेबोरेटरी मेथड बोली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड केस हमारे पास ये मेटल सल्फाइड हैं SO3, अब हमने इसकी HCl से रिएक्शन कराई तो हमारे पास क्या बनेगा, NaCl प्लस SO2, ठीक है, प्लस H2O। नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस नहीं किए हैं, ध्यान रखना। अब मैंने जैसा अभी बताया आपको, मेटल सल्फाइड या फिर मेटल बाइसल्फाइड से भी ये रिएक्शन हो सकती है, लेकिन ये दोनों की दोनों जो मेथड होंगी हमारे पास लैब मेथड हैं, ये वाली बात आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखनी है। प्रोडक्ट वही होंगे, प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं आएगा। तो बात समझ में आई, लैब में इसको हम कैसे बना सकते हैं। थर्ड वाली ये चीज़ हमारे पास हो गई 1, 2 एंड 3, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है इसको बनाने में, इंडस्ट्री वगैरह में जब बनाया जाता है लार्ज स्केल पे, तो होता क्या है कि इस वाली मेथड का यूज़ किया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल का, स्पेशली ZnS ही नहीं, कोई भी मेटल सल्फाइड जो है उसका रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग का मतलब जानते हो, सल्फाइड ओर को एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास बनता है, ठीक है, SO2। इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स को बैलेंस नहीं किया गया है, यहाँ पे जिंक नहीं बनेगा, दोनों के ऑक्साइड्स बनते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। मेटलर्जी में आपको स्टेप्स समझाएंगे कि किस तरीके से ये स्टेप्स में कन्वर्ट होता है, कन्वर्जन ऑफ मेटल सल्फाइड वगैरह इनटू देयर ऑक्साइड। तो दो होती हैं मेथड, आपको मालूम ही, एक होता है वहाँ पे कैल्सिनेशन और एक क्या होता है हमारे वहाँ पे रोस्टिंग। तो ये जो बनती है बेसिकली सल्फाइड जो ओर होते हैं वहाँ पर रोस्टिंग फिनोमेना यूज़ की जाती है, और जहाँ पे हम कैल्शियम बोल रहे होते हैं तो कैल्सिनेशन बोल रहे होते हैं, तो कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है कि यानी कि या तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर है या फिर एब्सेंस ऑफ एयर है, लेकिन पहले से ही उन ओर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जैसे कार्बोनेट्स हो गए, हाइड्रोक्साइड्स के ओर हो गए, ऑक्साइड्स के ओर हो गए, वगैरह वगैरह। अभी फ़िलहाल इस पे फोकस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ SO2 की प्रिपरेशन मेथड कौन सी हुई, तो फर्स्ट वाली मेथड हुई हमारे पास S + O2 SO2। सेकंड वाली क्या है, सोडियम बाइसल्फाइड यूज़ कर सकते हैं या सोडियम सल्फाइड यूज़ कर सकते हैं, कब, जब HCl। तो ये हमारे पास कौन सी मेथड बोल रहे हैं, इसको हम लोग लैब मेथड, ठीक है। और ये लार्ज स्केल पे बनता है तो हम इसको बोलते हैं रोस्टिंग, सल्फाइड ओर का किया जाता है। अब देखो अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इसके प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, तो देखो इट इज़, ये भी कलरलेस होती है। अब कौन बच्चा बताएगा भाई वाटर में सॉल्युबल होती है या नहीं होती है, इट्स ऑल्सो कलरलेस एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। आपने देखा था H2S जो हो रही थी वो कैसी हो रही थी, मॉडरेटली, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी, मॉडरेटली, कम ना ज़्यादा, बीच की। लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अगर मैं किसी बच्चे से रीजन पूछ लूँ तो रीजन क्या हो जाएगा, हाँ बताओ भाई रीजन क्या हो जाएगा। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि दिस इज़ द हाईली सॉल्युबल इन वाटर, वाई दिस इज सो, कौन बच्चा बताएगा, कोई बता रहा है, हाँ अभिषेक वर्मा, अरे वेरी गुड। अभिषेक बताओ भैया कौन सा होगा। अगर मैं सॉल्युबल तो है, मैंने पूछा रीजन कौन सा होगा, कौन बच्चा बताएगा, कोई बच्चा बता रहा है क्यों सॉल्युबल है, तो सॉल्युबल है, सॉल्युबल क्यों है, छोटा सा रीजन है, वो ही तो ढूंढ के बताना है। हाँ जी कोई बच्चा बता रहा है, मैं थोड़ा सा अब उधर ध्यान कम करने लग गया हूँ, अब इधर की तरफ ज़्यादा करने लग गया हूँ।
क्योंकि आप लोग कम आते हो, बिजी चल रहे हो, मैंने कहा चलो अभी बिजी चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम जो है वो करते रहेंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो साक्षी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और यू कैन से पोलर, बिल्कुल सही कह रही हो, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और इसी चीज को हम लोग और क्या बोल देते हैं, दूसरे वर्डों में पोलर बोल देते हैं। जब ये पोलर होगी तो वाटर में डेफिनेटली सॉल्युबल होगी। जैसे मान लीजिए ये वाटर में सॉल्युबल हुआ, अब इस रिएक्शन को कौन बच्चा बताने वाला है कि ये रिएक्शन और दूसरी चीज क्या शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाटर में सॉल्युबल है, ये रिएक्शन और क्या शो करता है यहाँ पे, कोई बच्चा बताएगा? इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, व्हाई? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता यार, ये जो है ना डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाता है। अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड, अच्छा जब डिसॉल्व होकर के बनाता है सल्फ्यूरस एंड सल्फ्यूरिक तो वो आ जाता है। पहले वाटर में क्यों सॉल्युबल होगा, पहला ये रीजन है ना, तो इसमें पोलर होती है ये चीज़, SO2 क्या है, पोलर है, इसलिए वाटर में सॉल्युबल होकर के सल्फ्यूरस, ये सल्फ्यूरिक एसिड कब बनता, अगर यहाँ SO3 होता, अगर यहाँ ये SO2 है तो उसके केस में क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। अच्छा एक और चीज़, जैसे मान लीजिए मैं किसी बच्चे से पूछ रहा था, आप लोगों सबसे पूछ रहा था कि ये वाली जो रिएक्शन है इसके कौन से कैरेक्टर को और शो कर रही है, कोई बच्चा बताएगा? इसके कौन से कैरेक्टर को शो कर रही है? तो देखिए होता क्या है कि जब हम लोग इसको, पहले बना हमारे पास सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड को फर्दर वाटर में डालते हैं, तो वाटर में डालने पर हमारे पास क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है प्लस नेसेंट हाइड्रोजन बनता है। तो इसकी वजह से, यानी कि नेसेंट हाइड्रोजन बनने की वजह से, अब एक आध बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि हमने ये ऊपर तक ही क्यों नहीं छोड़ दी रिएक्शन, हम नीचे क्यों करा रहे हैं, वाटर से और क्यों ज़्यादा वाटर यूज़ कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि कभी भी कोई रिएक्शन का प्रोडक्ट बनता है अपनी स्टेबल स्टेट में होना चाहता है। ये जो आप देख रहे हो वो उतना ऑक्साइड ऑक्सो एसिड स्टेबल नहीं है, इसमें फर्दर रिएक्शन हो सकती है और फर्दर अपना एक स्टेबल ऑक्साइड बनाने के लिए इसने फर्दर रिएक्शन की, और रिएक्शन करने पे आप देखो यहाँ पे SO3 है और यहाँ पे 1 है तो ये 4 हो गया, और यहाँ पे क्या बना हमारे पास, नेसेंट हाइड्रोजन। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि बताओ भाई ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है वो किसकी तरह एक्ट कर रहेगी, SO2 जो है किसकी तरह एक्ट करेगी, नेसेंट हाइड्रोजन को देख करके बताओ कौन सा वाला हो जाएगा? हाँ रिडॉक्स कैरेक्टर, रिडॉक्स बोलेंगे इसको। वैसा बताओ, वैसा ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, तो मालूम है इसमें जब H+ आयंस कहीं पे निकलते हैं तो वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं हम उसे, और कहीं पर नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है वाटर में डालने पर, या मान लीजिए डिकम्पोजिशन करने पर नेसेंट ऑक्सीजन कहीं पे निकलती है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। अगर वाटर में डालने पर या डिकम्पोजिशन करने पर किसी भी तरीके से नेसेंट हाइड्रोजन निकलता है तो उसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो अगर ये रिएक्शन दे दे आपको और पूछे बताइए SO2 का यहाँ पर कौन सा नेचर है, तो वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर काम कर रही है, ठीक है, SO2। तो जैसे रिड्यूसिंग फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि MnO4 में मैंने SO2 की रिएक्शन करा दी तो बताइए इसका प्रोडक्ट क्या होगा, कौन बच्चा बताएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मैंने पूछा आप लोगों से, हाँ भाई रिडक्शन तो होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, रिडक्शन वाला होगा आदित्य। अब मुझे ये बताओ कि ये वाले से क्या बनेगा, और एक और चीज़ बताओ आप लोग ताकि मैं ये आइडिया लगा पाऊँ कि आप लोग कलर वलर जानते हो इसका या भूल ही गए। इसका कौन सा कलर होता था KMnO4 का, ठीक है, कौन बच्चा बता रहा है इसका कलर कौन सा होता था? KMnO4 का कलर बताना है और इसका प्रोडक्ट बताना है। कौन बच्चा बता रहा है, फटाफट से बताओ। हाँ जी, गलत सही पे मत सोचो अभी कि अच्छा मेरा गलत हो रहा है सही हो रहा है, चलने दो अभी, तो बाकी बाद में देखना, क्योंकि अभी आप भी प्रैक्टिस में ही हो, ठीक है, कर रहे हो वो तो अच्छी बात है लेकिन और भी करते रहो उसको।
तो गलत सही का मत सोचो, गलत हो रहा है तो होने दो। अभी आप ये फोकस करो कि भाई बोल तो रहे हो, कम से कम ये तो मालूम है कि हाँ थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में ये चल रहा था इसका प्रोडक्ट। चलो बताओ, कौन बच्चा बताएगा? बताओ भाई KMnO4 का कलर कौन सा होता था? पर्पल। अरे वेरी गुड, पर्पल कलर होता था, ग्रीन कलर होता था, कौन सा होता था? तो पर्पल बताया भाई अभिषेक ने। चलो पर्पल हो गया, बिल्कुल सही है। अब आपको एक चीज और बतानी है, ये तो कंफर्म हो गया कि ये पर्पल है। अब ये बताना इसका प्रोडक्ट क्या बना यहां पे, क्योंकि अभी आपको मालूम है ये एज अ क्या करेगी, रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रही है। तो यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? अब कोई बच्चा कहे सर मुझे तो याद नहीं है। नहीं, याद के अलावा आपको कॉन्सेप्ट भी चाहिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डेवलप करने में, ठीक है ना। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो फिर इनऑर्गेनिक में हो सकता है कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं, बाकी कुछ चीज़ें प्रैक्टिस से ही चलती रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +7। और सारे बच्चे जानते हैं ये एज अ एसिड का काम करती है ना, एज अ एसिडिक है। अब एसिडिक होने की वजह से मैंने बता रखा है आप लोगों को, फिर भी बता देता हूँ कि जब KMnO4 का टाइट्रेशन एसिड के साथ किया जाता है तो उस समय Mn कैसा बनता है? +2 वाला। कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर में चला जाता है ये? +2। अगर मान लीजिए KMnO4 की रिएक्शन, हाँ अगर देखो KMnO4 की रिएक्शन अगर हम न्यूट्रल मीडियम में कराते हैं तो उस समय Mn किस में कन्वर्ट हो जाता है? +4 में। अगर KMnO4 की रिएक्शन हम लोग एल्कलाइन मीडियम में कराते हैं तो उस समय +7 से जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है? +6 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी तीनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। एसिडिक मीडियम में +2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसका इक्विवेलेंट वेट निकालते तो कितना आएगा बताओ? इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा m/5। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है यहाँ पे? 5 इलेक्ट्रॉन का हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 7 है वहाँ पे 2 है। अगर इसी को हम न्यूट्रल मीडियम में ले लेते तो यहाँ पे क्या बनता है? Mn+4। अगर इस केस में हम इक्विवेलेंट मास निकालते तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ था? 7 से 4 में गई तो 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ था। मान लीजिए हम एल्कलाइन की बात करें तो एल्कलाइन में ये क्या होता है? Mn+6। तो ये इसके इक्विवेलेंट वेट है, इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक चीज़ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो ये SO2 है, दिस इज़ एक्ट एज द एसिडिक एसिड। अगर ये एसिडिक एसिड की तरह काम कर रहा है तो ये एल्कलाइन मीडियम में यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो ये एल्कलाइन मीडियम में ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है एज अ एसिडिक मीडियम से। दोबारा से सुनिएगा, अगर ये SO2 के बारे में बोला जाए, ये दोनों चीज़ें होती हैं, ध्यान रखना, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग, दोनों करेक्टर शो करती है। तो सबसे पहले हमने देखा रिड्यूसिंग का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन करना। अब थोड़ा ऑक्सीडाइजिंग का देखते हैं। जैसे हमारे पास SO2 है, कौन बच्चा बताएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? हाँ जी, हाइब्रिडाइजेशन बताओ कौन सा होगा? कौन बच्चा बता रहा है इसका हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर क्या होगी? चलो हाइब्रिडाइजेशन बता दो, स्ट्रक्चर तो पता लग जाएगी। कोई बच्चा बता रहा है? हाँ जी, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? SO2 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होने वाला है? बता रहा है कोई बच्चा? बता ही दें फिर। चलो भाई, अरे दिव्यांश आ गए हो? sp2 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब सारे बच्चे जानते हैं जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप इसकी जो होने वाली है वो कैसी होने वाली है? बैंड, ठीक है। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इसका कितना है? 6/2 आ गया हमारे पास 3, और 3 में लॉन पेयर देखेंगे तो कितना है? 1 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो वो sp2 और 1 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं? बैंड शेप बोलते हैं, ठीक है।
अब ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग काम करती है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसकी तरह काम करेगी, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, वहाँ पे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करती है। चलो बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा, कौन बच्चा बताएगा इसका प्रोडक्ट क्या होगा। लीनियर नहीं होती यार अभिषेक, ये होता है बेंट। लॉन पे क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे ना, बीएससी पीआर थ्योरी यूज़ करनी है हमें, तो इसका क्या होता है, बेंट थोड़ा सा झुक जाता है ना। लीनियर तो तब होती जब sp वगैरह होता या फिर sp3d होता, 3 लॉन पे इलेक्ट्रॉन होते तो उस केस में लीनियर होता, लेकिन अभी कैसा होता है, ये बेंट होता है। ठीक है, अच्छा चलो इसका बताओ आप लोग, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, कोई बच्चा बता रहा है। हाँ भैया आदित्य बता रहे हो, बी, हाँ बेंट शेप है, बिल्कुल सही है। अब कौन बच्चा बताएगा इसका प्रोडक्ट तो बताओ जैसे ये तो मालूम पड़े यहाँ पे किसकी तरह काम कर रही है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग या एज ए ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग, बताओ कौन बच्चा बताएगा, एज ए ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग। अपने आप मालूम पड़ जाएगा अगर आप प्रोडक्ट बना देते हो तो। अगर आपका प्रोडक्ट आ गया तो क्लियर हो जाएगा कि एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रही है यहाँ पे ये, या रिड्यूसिंग काम कर रही है। प्रोडक्ट आप आराम से ला सकते हो। हाँ जी, कोई बच्चा बता रहा है इसका प्रोडक्ट क्या होता है मालूम है, SnCl4। तो आप खुद से बता दो कि क्या किसकी तरह इसने काम किया। यहाँ पे कितना है +2, यहाँ पे कितना है +4, इसका क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, किसकी तरह काम कर रही है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग रिएक्शनों को सॉल्व कर रहे हैं। ये तो रिडॉक्स रिएक्शन में आप जानते ही हो, साइड प्रोडक्ट क्या हो रहा है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। यहाँ पे क्वेश्चन मेन का ध्यान रखना है, क्योंकि टिन क्लोराइड ऑलरेडी क्या होता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जो SO2 होती है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और इम्पोर्टेंट है, एसिडिक के बारे में पता है आपको, SO2 कैसी होती है, एसिडिक इन नेचर। मान लीजिए मैं किसी बच्चे से पूछूं कि SO2 को, इसका एक्वस सॉल्यूशन है, ध्यान रखिएगा, हमने किसी कलर्ड सब्सटेंस में रिएक्शन कराया तो पहले तो ये बताओ बन क्या जाएगा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ SO2 है, हमने इसको कलर्ड सब्सटेंस में कराया तो क्या बन जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है साक्षी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। हाँ दिव्यांश का भी सही था, SnCl4 बनेगा। अब कौन बच्चा बताएगा कि मैंने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ SO2 ले रखा है और उसको कलर्ड सब्सटेंस में डाल रखा है तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट क्या होगा इसका। कलर ही रहेगा, कलरलेस हो जाएगा, कुछ नया हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ तो होगा, वही बताना है क्या होगा। कोई बच्चा बता रहा है। अरे भाई बता दो क्या हो जाएगा ये। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ SO2 को कलर्ड सब्सटेंस में कर रहे हैं रिएक्शन, कैसे हो जाएंगे, कलरलेस, या कलरलेस होंगे ही नहीं, कलरलेस होगा। तो चलो अब ये जब बता दिया आपने कलरलेस होगा, तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, कलरलेस हो गया ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया आपको कि किसकी तरह काम कर रही है, एज अ ब्लीचिंग एजेंट भी काम करती है। SO2 जो होती है वो एज अ ब्लीचिंग एजेंट काम करती है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है आप लोगों से, जैसे हमने देखा था ओजोन जो होती थी वो एज ए ब्लीचिंग एजेंट काम करती थी, लेकिन कब करती थी, क्यों करती थी, वो इसलिए करती थी क्योंकि उसमें नेसेंट ऑक्सीजन निकलता था। ठीक है, उसकी वजह से करती थी। अब इसमें कौन बच्चा बताएगा,
हाँ प्रांजलि, बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा, ये तो बात आपने सही बता दी। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जब ये कंफर्म हो गया हमें कि भाई एज अ ब्लीचिंग एजेंट यहाँ पे काम कर रही है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ओजोन एक्ट एज द ब्लीचिंग एजेंट, व्हाट इज द रीजन, तो रीजन दोगे बिकॉज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। यहाँ पे सेम रीजन बताओ क्यों कर रही है ये, वाई दिस वर्क एज अ ब्लीचिंग एजेंट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। कौन बच्चा बता रहा है? हाँ जी, कोई बच्चा बता रहा है? एनीबडी हु टेल्स अबाउट SO2, या एज ए ब्लीचिंग एजेंट क्यों काम कर रही है भाई, या वैसे ही रगड़ दिया है कपड़े को इसलिए ब्लीच हो गया है? कुछ तो नया बता दो, रीजन क्या है, रीजन बताना है आपको। It acts as the bleaching agent because of it furnishes H+ ions। अगर ये एक्वस सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हो, अभी मैंने रिएक्शन आपको बताई थी, H2O से रिएक्शन कराएंगे तो सल्फ्यूरस बनता है। फर्दर सल्फ्यूरस को हम लोग इस तरीके से वाटर में करेंगे तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नेसेंट हाइड्रोजन। तो हर किसी का मान लीजिए कोई भी ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो एक ही रीज़न हो किसी का, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है किसी का रीज़न फर्नेसेस ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन हो सकता है किसी का रीज़न एज ए ब्लीचिंग एजेंट होने का ऑक्सीजन की वजह से हो रहा हो, तो वो उसमें देखना पड़ता है कि कौन सा उसके साथ इवॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। तो अब कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि बताओ SO2 एक्ट एज द ब्लीचिंग एजेंट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज इट फर्नेसेस, इट रिलीजेस नेसेंट हाइड्रोजन, ना कि नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि उधर की तरफ हम लोग क्या देख रहे थे, इसी का रीजन दूसरा हो रहा था। किसके केस में? ओजोन के केस में। हाँ ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। अब ये हमारे पास जो है वो है SO2 के सारे केस ख़त्म हो गए। तो देखिए अभी हमारा ग्रुप 16 ख़त्म हो गया, अब करेंगे नेक्स्ट क्लास से, कल तो होगी नहीं और मंडे को भी नहीं लेंगे, ट्यूसडे को करेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओगे वैसे वैसे और ज़्यादा कर देंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही करते हैं क्योंकि हमारे पास क्या चीज़ ख़त्म हो गई, H2SO4 ख़त्म हो गया, H2S ख़त्म हो गया, मतलब ये है कि ग्रुप 16 ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट मिलते हैं कल आपसे, कल का मतलब नेक्स्ट क्लास में, ट्यूसडे को करते हैं, ठीक है। और अभ्यास का, हाँ एक आध बच्चा इसमें ऐसा है जैसे कि आदित्य, बाकी बच्चे नहीं लेते हैं क्लास, है ना। कल दिव्यांश भी नहीं था, तो जो बच्चे क्लास लेते थे अभ्यास वाले NTA का, तो आज ना करके, क्योंकि कल ये वाली क्लास होगी नहीं, तो आपको मैं जो रिमेनिंग बचे हुए हैं, कल हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे मॉक टेस्ट 3 के, कल हम लोग 25 करेंगे, तो हो सकता है उसको 1 घंटे से ज़्यादा टाइमिंग लगेगा, तो कल उसको फिर इसी टाइमिंग में कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही, और टाइम से आया करो, टाइम से थोड़ा देखा करो, फिर क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जैसे जैसे थोड़े से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इंक्रीज़ करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन ले आएंगे, ठीक है। और थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो और पढ़ते रहो, ज़्यादा पढ़ो भाई। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में पढ़ना है आपको। एग्रेसिव का मतलब ये है ढीले ढाले मोड में नहीं पढ़ना है, जैसे मान लो अच्छा ठीक है पढ़ाई हो रही है तो हो रही है, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा अभी भी एक बार रिवाइज़ कर लो चीज़ों को, और कर भी रहे होंगे, ऐसा नहीं है आप लोग नहीं कर रहे होंगे, वो तो सारे बच्चे समझदार हैं, कर रहे होंगे अच्छी तरीके से, तो करते रहो, ठीक है। और ज़्यादा करो, 1-2 बार क्वेश्चन थोड़े से हो सकता है रॉन्ग हो जाएं, फिर दोबारा आपके सही होंगे। और तीनों केमिस्ट्रियों पे ढंग की पकड़ रखो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल करते रहो। इसीलिए जैसे आदित्य कल कह रहा था कि सर ऑर्गेनिक कराओ, लेकिन ऑर्गेनिक का क्या होता है ना आदित्य, वहाँ तो अब तीनों ही आएंगी, अब तो आपकी क्या है सारे की सारा हमने कर रखा है, तो तीनों ही कराएंगे हम लोग, तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, मतलब टेस्ट की बात बता रहा था। अब टेस्ट नंबर चल रहे हैं, जैसे कल हमने कौन सा किया था, मॉक टेस्ट 3 कर लिया था। अब कल जो करेंगे, कल क्योंकि इसकी क्लास नहीं होगी, आज होनी थी लेकिन उसमें बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो नहीं ले रहे हैं, आपके साथ में 1-2 क्लास लीव करके देखता हूँ, तो ठीक है ना। मुझे भी थोड़ा सा एक लगेगा कि हाँ ठीक है बच्चे आ रहे हैं, कर रहे हैं, वो चलता रहेगा सिस्टम, बताते रहेंगे शेड्यूल थोड़ा सा, और स्टार्टिंग से ही कराएंगे,
1 2 3 4 से लेकर के 45 क्वेश्चन। अगर कोई बच्चा जेई का है तो मैंने बताया था आप लोगों को कि भाई मेडिकल के भी आप क्वेश्चन करो, और कोई बच्चा मेडिकल का है तो मैं कुछ दिनों बाद जेई का क्वेश्चन पेपर शुरू करने वाला हूँ, तो उसको भी वहाँ पे करना है, मतलब अपोजिट रिवर्स करना है। मेडिकल वाले को जेई के सारे क्वेश्चन करने हैं, जेई वालों को मेडिकल के सारे क्वेश्चन करने हैं, और करते रहना है। जहाँ से क्वेश्चन मिले एक साथ लगे रहो, ठीक है। और तीनों पे ही, तीनों का मतलब पीसीबी या पीसीएम, तीनों पे ही कमांड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छा एक चीज़ आपको अच्छी लग रही है, बायो अच्छी लग रही है, बायो ही पढ़े जा रहे हो, बायो के क्वेश्चन कर रहे हो, आप फिजिक्स में ध्यान ही नहीं दे रहे हो। केमिस्ट्री तो सोच रहे हो चलो ये तो हो जाती है, केमिस्ट्री में क्या सोच रहे हो जाती है, तो केमिस्ट्री इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि हो जाती है। अब बायो में ही पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो कि नहीं बायो का ही बहुत आएगा, नहीं नहीं आएगा तो बायो का, तीनों का ही आएगा, तो तीनों पे कमांड बनाते रहिए। चलिए फिर आपका टाइम वेस्ट ना हो, टाइम का बहुत हमें ध्यान है। तो नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू, नेक्स्ट मिलते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो टाइमिंग आज होनी थी अभिषेक, लेकिन थोड़ा सा मैं आज लीव करके इसलिए देखना चाह रहा हूँ कि चलो आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो तो वो थोड़ा सा हल्का सा समझ रहे होंगे। अभी तो क्या है ना, जोश तो बहुत है, जज्बा तो बहुत है, लेकिन जज्बे के लिए धीमे धीमे शुरुआत तो मैंने कर दी है ऑलरेडी। अब आपको शुरुआत करनी है, जिस दिन आप थोड़ा लिंक को शेयर वेयर करो। मैं अपनी तरफ से बच्चों को नहीं करूँगा, बच्चे तो बहुत सारे थे इस बार, आपके साथ भी बहुत सारे स्टूडेंट थे, आपको भी मालूम है, आपको पता है। मैं चाहता हूँ एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम हो रही होगी, एक चीज़ मैंने देखा, इसमें कुछ बेल बजानी होती है यूट्यूब में जब तक आप बेल नहीं बजाओगे, हो सकता है कई बार आपको ये ना आए कि YBS इंडिया लाइव हो रहा है, कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको लगता है कि भाई उससे किसी से जुड़ा रहना है या कुछ ऐसा रहता है या कुछ भी आप सोचते हो, तो वहाँ पे शायद बेल बजानी होती है, तो बेल बजाते रहें और दूसरों को भी बजवाएं, ठीक है। जितना ज़्यादा बेल बजवाओगे उतना ज़्यादा थोड़ा जोश आ जाएगा, और जोश आ जाएगा तो फिर आप जानते हो एक बार रिदम में आ गए फिर थोड़ा सा और ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। अभी थोड़ा क्या है, रिदम की बात है, रिदम नहीं आ पा रहा है। रिदम क्यों नहीं आ पा रहा है, इधर देख लेते तो मालूम पड़ा कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाता है, मानी क्या है 3 बच्चे देख रहे हैं, फिर सोचते हैं अच्छा यार रिकॉर्ड ही कर लें वीडियो ऐसा तो, ठीक है। और रही बात ऑनलाइन वगैरह की, वो मेरा कुछ ऐसा प्लान नहीं है, मेरा सिस्टम सीधा है कि अपना जो काम कर रहे हैं वो करते रहो, बाकी चीज़ें सोचते नहीं है। लेकिन फिर भी जो एटलीस्ट आप लोग हो वो तो आया ही करो अपने टाइम से, नहीं आते हो इसलिए थोड़ा सा लगता है, ठीक है। तो करते रहिए और नेक्स्ट मिलेंगे, कल मिलते हैं, ठीक है। आपको 9 o'clock से NTA का अभ्यास कराने वाला हूँ, ये रेगुलर वाली क्लास नहीं होगी, तो करते हैं, ये वाली मंडे टू फ्राइडे चलती रहेगी, ठीक है। 9 o'clock करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।